हमें सबसे पहले कांच का एक आयता का टुकड़ा लेना है। समझ लो कि ये एक कांच का आयताकार टुकड़ा है। आयताकार मतलब लंबचौरस टुकड़ो। इसके चारों शीर्ष बिंदुओं को हम नाम दे देते हैं पी, क्यू, आर, एस। देखो बीच में तो कांच है, यहाँ पे क्या है, कांच है। पी क्यू आर एस का वाला जो आयताकार टुकड़ा है वो कांच का आयताकार गुटका, गुटका मतलब लमघन, बराबर है, लमघन टुकड़ा है। उसकी ऊपर की सतह जो है ना पी क्यू, ऊपरनी सपाटी पी क्यू, उसके उसमें हमें एक प्रकाश का किरण आपतित करना है। तो प्रकाश का किरण ऊपर की सतह पे आपतित करेंगे तो वो कौन सी दिशा में निकलेगा ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो पी क्यू सतह पे मैं कोई एक प्रकाश का किरण आपतित करता हूँ। वो किरण अगर जाएगा तो ऐसे सीधी रेखा में जाएगा। अगर कांच का टुकड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे सीधी रेखा में जाएगा। अगर कांच का टुकड़ा यहाँ पे नहीं होगा तो वो सीधी रेखा में जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे कांच का टुकड़ा होने की वजह से ऊपर का जो पहला माध्यम है वो कौन सा माध्यम है, हवा का माध्यम है, वो पतला माध्यम है ना। फिर बाद में दूसरा माध्यम है वो कांच का माध्यम है। बाद में उसमें से वापस बाहर निकल जाएगा तो तीसरा माध्यम है वो वापस हवा का माध्यम है। जबकि हवा का माध्यम में और हवा के माध्यम में वक्रीभूत सॉरी वक्रीभवनांक मतलब अपवर्तनांक जो है वो हम कितना लेंगे, एक लेंगे। कितना लेंगे, ऊपर मतलब ईटा 1 है प्रथम माध्यम में, उसका अपवर्तनांक कितना लेंगे, ईटा 1 बराबर 1 लेंगे। और अंत में तीसरा जो माध्यम है उसमें भी हम 1 लेंगे। लेकिन कांच के माध्यम में अपवर्तनांक कितना है वो हमें पता नहीं है, इसलिए इसको ईटा 2 नंबर दे देते हैं। अभी ये किरण जो है वो पी क्यू सतह पे जो बिंदु पे आपत बिंदु है वो आपत बिंदु पे समझ लो कि वहाँ पे मैं ए बिंदु दे देता हूँ पहले। उसके बाद बी बिंदु पे आपतित हो रहा है तो बी बिंदु पे आपतित होके वो सीधा नहीं जाएगा क्योंकि वो पतले में से गाढ़े में जा रहा है तो लंब के दिशा में जाएगा। तो लंब की दिशा में जाएगा तो बी बिंदु पे मुझे लंब बनाना पड़ेगा, अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो बी बिंदु पे मैं सबसे पहले अभिलंब बना देता हूँ। बी बिंदु पे मैंने अभिलंब बना दिया तो लंब की दिशा में जाएगा, वो किरण तिरछा हो जाएगा और ऐसे क्रॉस हो जाएगा, लंब की तरफ जाएगा, मुड़ेगा। वापस बी बिंदु में से निकला हुआ किरण आर एस सतह पे वापस वहाँ पे आपतित होता है। वापस आपतित होता है तो वहाँ पे समझ लो कि सी बिंदु है। कौन सा बिंदु है, सी बिंदु। तो सी बिंदु पे आपतित हो रहा है। सी बिंदु पे आपतित हो रहा है तो गाढ़े माध्यम में से हवा में जा रहा है, पतले माध्यम में जा रहा है, तो वापस वहाँ पे लंब बना के चेक करना पड़ेगा। तो वापस यहाँ पे मैं लंब बना रहा हूँ। अब वो क्या करेगा, लंब से विरुद्ध दिशा में जाएगा, लंब से दूर जाएगा तो वो किरण क्या निकलेगा, तो ये किरण को आप देख सकते हो जो लास्ट में आखिर में जो निकला है उस किरण को आप देख सकते हो कि वो किरण जो है वो मुख्य किरण से थोड़ा पीछे हट गया है ना। मुख्य किरण से कितना पीछे हटा है, इतना पीछे हटा है ना। तो जितना पीछे हटा है मतलब उसने स्थानांतर किया है, पीछे की ओर स्थानांतर किया है, इसलिए उसको बोलते हैं पार्श्वीय स्थानांतर। क्या बोलते हैं, पार्श्वीय। पीछे मतलब पार्श्वीय स्थानांतर। स्थानांतर को इंग्लिश में शिफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
और पार्श्वीय को क्या बोलते हैं? पार्श्वीय मतलब पीछे, पीछे मतलब अगर आप लेट आ जाते हो तो पीछे आए हो ऐसा बोला जाएगा। तो इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? लेटरल, लेटरल शिफ्टिंग, है ना, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो ये लेटरल शिफ्ट क्या है, पार्श्वीय स्थानांतर क्या है, वो पीछे की ओर क्यों मुड़ रहा है, वो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे पहले पतले माध्यम में से मोटे माध्यम में जा रहा है, फिर मोटे माध्यम में से वापस पतले माध्यम में जा रहा है। मतलब पहले कम घनत्व में से ज़्यादा घनत्व में जा रहा है, फिर ज़्यादा घनत्व में से कम घनत्व में जा रहा है। इसलिए पहले वो थोड़ा पीछे जाएगा, वापस उसी दिशा में चला जाएगा। लेकिन मुख्य किरण और ये किरण दोनों समांतर होते हैं। ये वाला किरण और ये दोनों किरण समांतर होते हैं। मतलब आपको पिक्चर जो भी होगा वहाँ पे नीचे, वस्तु जो भी होगा उसका प्रतिबिंब आपको दिखाई तो देगा स्पष्ट रूप से, सेम साइज का दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा पीछे दिखाई देगा। आपने कभी देखा होगा टेबल, कहीं पे ऑफिस में टेबल पड़ा होता है, टेबल के ऊपर कांच पड़ा होता है मोटा वाला, वो मोटा वाला कांच पड़ा होता है, तो उसके नीचे जो भी चीज़ रखी हुई होती है वो थोड़ी आगे पीछे दिखती है। वो आगे पीछे क्यों दिखती है, उसका कारण यही है। ठीक है, पार्श्वीय स्थानांतर। समझ में आया सबको? वेरी गुड। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा और मैथमेटिकल स्टेप समझा रहा हूँ। हमें स्नेल का नियम पता है? स्नेल का नियम क्या है? ईटा 1 साइन θ1 बराबर ईटा 2 साइन θ2। तो पी क्यू सतह की, पहले पी क्यू सतह की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे पहले 4 कोण ले लेते हैं। एक तो यहाँ पे कोण बन रहा है, उसको हम θ1 नाम दे देते हैं। यहाँ पे अपवर्तित कोण बन रहा है θ2, फिर वापस यहाँ पे कोण बन रहा है θ3, और यहाँ पे कोण बन रहा है θ4। तो यहाँ पे 4 कोण बन रहे हैं। तो ये चारों कोण के बारे में और उसके सूत्र के बारे में हम देखते हैं। तो हम पहले पी क्यू सतह की बात करें, तो पी क्यू सतह पर, पी क्यू सतह की बात करें तो वहाँ पे स्नेल का नियम लगाएंगे तो क्या आएगा? स्नेल के नियमानुसार ईटा 1 है वहाँ पे, ये ईटा 1 है, उसके साथ गुणा होगा साइन θ1 बराबर ईटा 2 है वहाँ पे, उसके साथ गुणा होगा साइन θ2। अब हमें आर एस सतह की बात करनी है। तो आर एस सतह पर क्या होगा? स्नेल के नियमानुसार वहाँ पे ईटा कौन सा है? पहला ईटा 2, ईटा 2, उसके साथ गुणा क्या होगा? θ3 होगा, ईटा 2 साइन θ3, क्योंकि वहाँ पे जो आर एस सतह की बात करें वहाँ पे कोण जो बन रहा है θ3 बन रहा है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और अगर बाहर निकल जाएंगे तो तीसरे माध्यम की बात करें तो ईटा 3, लेकिन वहाँ पे कोण बन रहा है वो θ4 बन रहा है, इसलिए साइन θ4 आएगा। इसको परिणाम नंबर 1 दे देता हूँ, इसको परिणाम नंबर 2 दे देता हूँ। अब मुझे थोड़ा ये बताइए कि ईटा 1 और ईटा 3 की कीमत कितनी है? वो तो 1 ही है। तो ईटा 1 बराबर ईटा 3 बराबर 1 लेंगे हम, क्योंकि हवा का माध्यम है। तू भी आएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ हम देख सकते हैं, z बन रहा है आकृति में, कहीं पे z दिख रहा है आपको? यहाँ पे θ2 और θ3 में आप देख सकते हो z बन रहा है। तो उसको कौन सा कोण बोलेंगे? युग्म कोण, गुजराती में युग्म कोण बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? θ2 बराबर θ3। क्या हुआ?
युग्म कोण हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? एकांतर अंतःकोण। इसलिए थीटा 2 और थीटा 3 बराबर होगा। तो परिणाम नंबर 2 में उसकी कीमत रखें, परिणाम नंबर 1 में और 2 में। तो परिणाम नंबर 1 क्या बन जाएगा? 𝜃1 कितना रखना है? 1 रखना है। तो 1 रखेंगे तो साइन थीटा 1 ही रहेगा। साइन थीटा 1 को 1 से गुणा करेंगे तो, और 𝜃2 तो वही रहेगा, साइन थीटा 2 रहेगा। परिणाम नंबर 3 और परिणाम नंबर 2 में उसकी कीमत रखें तो 𝜃2 साइन थीटा 3 की जगह साइन थीटा 2 रख सकते हैं, क्योंकि थीटा 3 और थीटा 2 समान है। तो साइन थीटा 2 बराबर 𝜃3 की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। यहाँ पे 3 आएगा, 1 रखेंगे। तो 𝜃3 की जगह 1 रख दिया, तो यहाँ पे साइन थीटा 4 बचेगा। परिणाम नंबर 4, परिणाम नंबर 3 और 4 में आप देख सकते हो, परिणाम नंबर 3 का राइट साइड और परिणाम नंबर 4 का लेफ्ट साइड समान है। 𝜃2 साइन थीटा 2 और यहाँ पे भी है 𝜃2 साइन थीटा 2। तो हम परिणाम नंबर 3 और 4 पर से क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा 1 बराबर साइन थीटा 3, सॉरी थीटा 4, है ना। तो साइन थीटा 2 बराबर साइन थीटा 4 हो गया। तो दोनों का साइन साइन निकल दूं तो क्या बचेगा? 𝜃1 बराबर 𝜃4। 𝜃1 क्या है? आपतित कोण है। और 𝜃4 क्या है? देखो, वैसे तो वो वक्रीभूत कोण है आरएस सतह के लिए, लेकिन पूरे लंब कांच के आयताकार टुकड़े के लिए वो बाहर निकलने वाला किरण है, इसलिए उसको निर्गमन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्गमन कोण। और अगर वो निर्गमन कोण है और आपतित कोण और निर्गमित कोण समान हो रहा है, तो दोनों किरण जो है वो भी समान हो जाएगा, समान दिशा हो जाएगी। तो आपतित कोण की दिशा, आपतित किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा बराबर निर्गमित किरण की दिशा। दिशा समान हो गई। ये क्या बता रहा है कि वो दोनों समांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपतित किरण जो है ना, ये वाला ग्रीन वाला है ना, और ये निर्गमित किरण की दिशा है, दोनों समांतर हो जाएगी क्योंकि दोनों का कोण समान है। क्लियर हुआ?